ये कहानी शुरू होती है श्रेया के ससुराल से, जहाँ श्रेया अपनी सास, ससुर और पति के साथ रहती थी। अपने पुराने घर को छोड़कर अभी अभी ही श्रेया के ससुराल वाले अपने नए 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। रोज़ की तरह, किसी भी आम बहू की तरह श्रेया अपने सास ससुर के पास चाय लेकर पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से मुझे फ्लैट हाथ लगा। जिस हिसाब से मार्केट का रेट था, मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम ये फ्लैट कभी भी खरीद पाएंगे। विमल जी, बिल्कुल सही कहा मानसी जी आपने। और ये दीवार पर दाग कैसे लग गया? हमें नए घर में आए महीना भर नहीं हुआ और आप लोग इस तरह घर गंदा कर रहे हैं। ऐसे तो साल भर के अंदर अंदर ही फ्लैट की दीवारों पर फिर से रंग लगवाना पड़ेगा। 2-4 फर्नीचर में ही इतना खर्च लग चुका है कि जेब टाइट है, और अब फिर से पेंट करने का खर्चा आ जाएगा तो ना बाबा ना। जब खुद का चश्मा गंदा हो ना तो दीवारें गंदी ही लगती हैं। विमल जी, ज़रा चश्मा साफ कर लीजिए। ये लीजिए मम्मी जी चाय, और पापा जी के लिए कॉफ़ी। जीतू के ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं उन्हें उठा कर आती हूँ। और अपने सास ससुर की बात सोचती हुई श्रेया जीतू के कमरे में जाती है। 1 महीना हो गया हमें इस नए घर में आए हुए, और पता भी नहीं चला। अब तक तो जीतू का बजट मैनेज भी हो गया होगा। अब थोड़ा बहुत तो मैं खरीद ही सकती हूँ। वैसे भी हमारा रूम बड़ा खाली खाली सा लगता है। कोई भी बाहर से आएगा तो समझेगा हमारे घर पर फर्नीचर ही नहीं है। एक काम करती हूँ, एक विंडो साइड सीटिंग इस खिड़की की तरफ बनवा लेती हूँ। क्या चल रहा है अब तुम्हारे दिमाग में, जो खुद में बड़बड़ा रही हो? ज़रूर कुछ सोच रही हो। क्या बात है, बताओ। वो क्या है ना जीतू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरा मतलब है कि क्या मैं इस घर में कुछ अपने मन से कर सकती हूँ? मेरा मतलब इस कमरे में। अरे तुम्हें इस बात को इतना घुमा कर, इतना घबरा कर बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई बेबी? ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हारा कमरा, और मैं भी तुम्हारा। तुम्हारा जो मन करे तुम करवा सकती हो। नहीं, मेरी वो फ्रेंड नहीं थी प्रिया, जो हमारे पुराने घर के बाजू में रहती थी। उसका पुराना घर था, तो उसने ना खिड़की के नीचे सीटिंग साइड बना कर रखा था। हाँ, तो उससे क्या हो गया? तुम तो ऐसे कर रही हो कि जैसे उसके घर में नाक बनी थी। अरे नहीं, तुम समझे नहीं। उससे क्या होता है, एक फर्नीचर ऐड हो जाता है कमरे में और स्पेस भी नहीं जाता। तो मैं सोच रही थी इस खिड़की के नीचे वही करवा लेते हैं। फ्लैट में पैसे लगाने का काम मेरा था, अब तुम्हें जो समझ में आए कर लो। श्रेया हंसती गाती हुई अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है। प्रिया, ज़रा कारपेंटर का नंबर तो देना, उसी कारपेंटर का जिसने तुम्हारे कमरे में वो विंडो सिटिंग एरिया बनाया ना। मैं सोच रही हूँ इतना महंगा फ्लैट ले ही लिया है तो कुछ और खर्च कर लेते हैं, है कि नहीं? तुम्हारा फ्लैट तो लोन पर है ना, तो खर्चा मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ। मेरा नाम ले लेना तो भैया सही रेट लगा देंगे। बढ़िया आई। और अगले ही दिन कारपेंटर को बुलाकर श्रेया अपने कमरे की खिड़की के नीचे सीटिंग एरिया बनवा लेती है। कितना कूल लग रहा है ना ये। ये होता है स्टैंडर्ड। देख रही है ना आप मम्मी जी, ऐसा ही कुछ आपके कमरे में भी बनवा दूँ क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा कमरा जैसा है वैसा ही अच्छा है। ज़्यादा छेड़छाड़ करने से और कमरे में बेवजह फर्नीचर बनने से कमरा खिलौना सा बन जाएगा, और ऐसे कमरे में ना मेरा तो जी घुटता है। तुझे जो करवाना है करवा अपने कमरे में। तो भैया एक काम कीजिए ना, एक विंडो सीटिंग हमारे गेस्ट रूम में भी बनवा दीजिए। अपने कमरे में विंडो सीटिंग साइड बनाने के बाद श्रेया खुद के साथ खुद के रूम का वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। इसे देखकर उसकी एक फ्रेंड नंदिनी कॉल करती है। क्या यार, तेरे कमरे में अच्छा वार्डरोब नहीं है क्या? कैसा पुराना सा वार्डरोब लगा रखा है तूने अपने कमरे में। नया फ्लैट लिया है, फर्नीचर में खर्च कर ले, वरना लोगों को लगेगा कि जीजू ने अपनी पाई पाई जोड़कर इस फ्लैट में लगाई है और अब सब खत्म। अरे पागल हो क्या? लोगों को पता है मेरा स्टेटस, और वैसे भी अभी तो हम फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, सारा काम तो अभी चल ही रहा है। ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें अपने कमरे की फ़ोटो भेज देती हूँ। उसकी मोस्टली चीज़ ना तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। अगर कुछ और समझ में आए तो ऐसा कुछ तुम अपने घर के लिए बनवा सकती हो। हाँ, पर पहले प्लीज़ ना अपना वार्डरोब का कुछ करी यार। नंदिनी की बात सुनकर श्रेया का तो पारा चढ़ जाता है। गुस्से में वो बड़बड़ाती हुई मॉल जाती है और जहाँ सस्ती चीज़ें देखने लगती है। कमरे की फ़ोटो डालने की क्या ज़रूरत थी बहू, इन्हीं चीज़ों से ना नज़र लगती है। फिर कोई तुम्हें कहेगा कमरा अच्छा नहीं लग रहा तो कोई नज़र लगाएगा, अरे इन्होंने तो बड़ा अच्छा घर ले लिया। घर, पैसा और खाना छुपाना ही सही है। इसीलिए इतने दिनों से हम ऐसे ही रह रहे हैं मम्मी जी। आजकल दिखावे का ज़माना है। आज मैंने कमरे की फ़ोटो डाली ना, तब जाकर मुझे पता चला कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। और ऑनलाइन ऐप्स खोलकर श्रेया अपने कमरे के लिए चीज़ें खरीदना शुरू कर देती है। कमरा तो मैं सजा लूँगी, पर जो भी अंदर आएगा सीधा हॉल में बैठेगा
और हॉल में हमारा है ये छोटा सा टीवी। पहले तो यहाँ पर एक टीवी यूनिट बनवा लेती हूँ। और श्रेया हॉल में टीवी यूनिट बनवाने की तैयारी करती है। 2 दिन से यहाँ समय पर खाना नहीं मिल रहा है मुझे। दोपहर का खाना बाहर खा खा कर मेरा हाजमा बिगड़ गया है। आज भी खाना मिलेगा कि नहीं बहू? मुझे तो खाना आने के आसार नहीं दिख रहे जी। क्या मम्मी जी, आप भी? मिलेगा क्यों नहीं पापा जी, बिल्कुल मिलेगा। पर वो क्या है ना, अगर मैं इन कारपेंटर्स के साथ यहाँ पर नहीं लगी रही ना तो ये काम चोरी करेंगे। आप जानते हैं ना, नौकरों के साथ नौकर बनना ही पड़ता है। या तो मैं खाना बना सकती हूँ या फिर काम करवा सकती हूँ। तो खाना ही बना बेटा, क्या ज़रूरत है बेकार में ये सब करवाने की। टीवी लगवाने के लिए जगह तो बनवा ही दी थी जीतू ने। स्टैंडर्ड मम्मी जी, स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? बस आज भर की बात है पापा जी, इसके बाद ना हमारा फ्लैट एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और अगले दिन टीवी यूनिट सेट होने की खुशी में श्रेया बनाती है सभी के लिए छोले भटूरे और सभी एक साथ सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर खाना खाने लगते हैं। आप बताइए पापा जी, गलती की क्या मैंने टीवी यूनिट बनवा कर? नहीं नहीं, मानना पड़ेगा बहू, काम तो अच्छा करवाया है तूने। इनको भी अकल नहीं है, तारीफ करती बहू की। अब कहीं बहू फिर कुछ ना तोड़वाने फुड़वाने लगे। तभी श्रेया का ध्यान टीवी सीरियल के सीन पर जाता है जहां सभी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। वही तो, तभी तो मुझे लग रहा था कुछ तो कमी है अभी भी हॉल में। एक डाइनिंग टेबल मंगवाना पड़ेगा। और उसी शाम डाइनिंग टेबल पसंद करने के लिए श्रेया पहुंच जाती है दुकान पर। पसंद तो आपकी मैडम जी माननी पड़ेगी। दुकान का सबसे बेस्ट पीस पसंद कर लिया आपने। मुझे देखकर ही लगा था आपकी नज़र पार की है। जैसे आपने डाइनिंग टेबल पसंद किया ना, वैसे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हॉल में एक बड़ा सा सोफ़ा सेट भी होना चाहिए। वही तो, मैं सोफ़ा सेट ही तो ढूंढ रही थी। कहाँ है सोफ़ा सेट? सोफ़ा सेट की पीस हम दुकान में नहीं रखते मैडम जी, उसकी फ़ोटोज़ हमारे पास रहती है। वैसे एक एंटिक माल भी आया हुआ है दुकान में, बिन बैग्स। आजकल तो आप देख ही रही होंगी टीवी सीरियल में हर जगह बिन बैग यूज़ करते हैं। 2 बालकनी में लगा दीजिए, हॉल में ज़रूर हो तो वहाँ भी लगवा दीजिए। इन्हीं चीज़ों से आजकल स्टैंडर्ड रह गया है, वरना सोना चांदी कौन पहनता। और अपने छोटे से हॉल में बिना कुछ सोचे समझे श्रेया एक फुल साइज का सोफ़ा, एक डाइनिंग टेबल और बिन बैग्स भी ऐड कर देती है। अब लग रहा है कि फ्लैट बना है। सही है, देखकर सही लग रहा है। पर डाइनिंग टेबल के कलर के सामने ये टीवी यूनिट ज़रा डाउन पड़ जा रहा है। एक काम करती हूँ, कुछ लाइट्स मंगवा लेती हूँ और टीवी यूनिट पर लगवा दूँगी। जैसे ये जगमग करेगा तब दोनों एक से लगेंगे, नए नए से। नींद से उठकर जैसे ही मानसी अपने घर के हॉल में आती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है। भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ये लाल पीली बत्तियों की रोशनी कहाँ से आ रही है? ए बहू, डीजे लाइट लगवा दिया है क्या हॉल में? बंद कर इसे। ओ मम्मी जी, ये कोई डीजे लाइट नहीं है, ये तो मैं झालर खरीद कर लाई थी बाजार से। देखिए इसकी रोशनी से कैसे हमारा हॉल झगमग कर रहा है। अरे ये इतने से हॉल में क्या क्या लगाएगी बहू? चलने तक की जगह नहीं छोड़ी तूने। पहले वाला सोफ़ा हमारा ठीक तो था, हम 4 तो लोग हैं, ऊपर से तूने 12 लोगों के हिसाब से सोफ़ा लगवा दिया और ये 12 चेयर वाला डाइनिंग टेबल भी, और उसके बाद ये बीन बैग रखने की क्या ज़रूरत थी? मैं जा रही हूँ बालकनी में, मुझसे तो यहाँ सांस भी नहीं ली जा रही। और जैसे ही मानसी बालकनी में जाती है, वहाँ पड़े फ्लावर पॉट से उसका पैर टकराता है और सर के ऊपर लटक रहे एक झूमर से टकरा जाता है और मानसी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। भागता हुआ जीतू अपनी माँ को उठाने जाता है। ये मानसी जी आजकल क्या खा रही है, हिल ही नहीं रही। तू पैर पकड़, मैं हाथ पकड़ता हूँ बेटा। और आप कह रहे थे कि ये घर बनाने के चक्कर में मैं आप लोगों को खाना नहीं दे रही हूँ। खाना नहीं मिल रहा तब तो मम्मी उठाई नहीं जा रही। खाना मिल रहा होता तो पड़ोसियों को बुलाना पड़ जाता। इन्हें हॉल में ले जाते हैं। किसी तरह तीनों मिलकर मानसी को उठाकर हॉल में लेकर आते हैं।
हे भगवान, कहाँ सुलाओ? सोफे पर तो मम्मी को बैठने तक की जगह तुमने नहीं छोड़ी श्रेया। इतने सारे कुशन्स, ये टॉय, क्या मजाक बना रखा है तुमने। ये घर कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। बहू को बाद में सुनाना बेटा, पहले अपनी माँ को उठा। जीतू पानी छिड़क कर मानसी को उठाता है। हाय रे, गिर गई रे। इस घर में चलने तक की जगह नहीं छोड़ी तूने। 2 बुजुर्ग भी रहते हैं इस घर में, थोड़ी तो दया की होती हम पर बहू। मुझे मेरे कमरे में ले चल बेटा, यहाँ मेरा दम घुटता है। हॉल में तो इसने सोफा, डाइनिंग टेबल, ट्रेडमिल क्या क्या रख दिया है। अरे कौन दौड़ता है ट्रेडमिल पर इस घर में? बस लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ लगा लेती है। और ये झालर, कभी कभी तो लगता है मैं किसी भूत बंगले में आ गई हूँ। अंधेरे में ये लाल बत्तियाँ, हाय, रात में जब भी पानी लेने किचन में जाती हूँ ना, हार्ट अटैक आते आते रह जाता है मुझे। ये सब इसलिए मम्मी जी क्योंकि मेरा ससुराल छोटा पड़ गया है। अगर वहीं ये घर बड़ा होता ना तो चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ जाती, है कि नहीं, आप ही बताइए। इतना सब होने के बाद भी अपनी बहू के मुंह से ये सुनकर मानसी ठान लेती है कि वो उसके होश ठिकाने लगा कर रहेगी। और अगले ही दिन फ़ोन करके मानसी अपने समधी समधन को घर बुला लेती है। जैसे ही दरवाजे पर उषा पहुंचती है, दरवाजे के दोनों तरफ शूज स्टैंड रखा देखकर वो हैरान रह जाती है। लगता है इनके घर में पहले से मेहमान आए हुए हैं, वरना 4 लोगों में 2-2 स्टैंड क्यों लगाया है श्रेया ने। जैसे ही उषा घर के अंदर आती है और घर देखकर हैरान रह जाती है। हो गई ना शॉक्ड आप मम्मी जी, मुझे पता ही था। इतना स्टैंडर्ड वाला घर बनाया मैंने, देखने वाले को तो शौक लगेगा ही। वैसे आप अचानक यहाँ कैसे? अब इनसे सवाल जवाब ही करती रहेगी या अपने स्टैंडर्ड वाले घर का इन्हें टूर भी कराएगी? वो जगमगाती लाइट ऑन करके दिखाना। हाँ बहू? हाँ मम्मी जी, पर पापा मम्मी सबसे पहले अपना कमरा दिखाऊंगी, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस। श्रेया सबसे पहले उषा और विनीत को अपने कमरे में लेकर जाती है, जहां बेड के साथ साथ 4-4 विंडो सीटिंग बनवाकर श्रेया ने अपने कमरे को इतना कंजेस्टेड कर लिया था कि वहां चलने तक की जगह नहीं बची थी। तो यहाँ सोती है क्या बेटा? इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर बेड, और फिर भी यहाँ पर 4-4 सीटें। पूरे घर का टूर लेने के बाद उषा का सर ही चकरा जाता है। वो फुसफुसाकर अपने पति से कहती है, मैं तो सोचकर आई थी बेटी के घर जा रही हूँ, कम से कम 1 हफ्ता तो रहूँगी, पर इस घर की हालत देखकर यहाँ 2 मिनट रुकना भी संभव नहीं। ठीक है विमल जी, अब हम चलते हैं। अरे आधा घंटा भी नहीं हुआ आप लोगों को आए और आप जा रहे हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं पापा। बेटी के घर ना ऐसे भी नहीं खाते। बेटा पाप चढ़ाएगी क्या मुझे? हाँ निकलते हैं हम। अरे उषा जी, आप बोल कर तो जाइए, शर्माइए मत। क्या बात है, क्यों आपको इतनी हड़बड़ी में जाना है? ज़रूर कुछ तो खटका होगा आपको, अपनी ही बेटी है, बोलिए बोलिए। पर श्रेया को बुरा ना लग जाए इसलिए उषा कुछ भी कहे बिना लौट जाती है और मानसी के किए कराए पर पानी फिर जाता है। लो, सारा प्लान चौपट हो गया, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। इसकी माँ ने कुछ कहा नहीं, पर इसकी सहेलियाँ तो बड़ी मुँहफट है। कल अब इसके फ्रेंड्स को बुलाना पड़ेगा। और अपनी बहू को मज़ा चखाने के लिए मानसी इस बार उसकी फ्रेंड्स को घर बुला लेती है। अगली सुबह जैसे ही श्रेया की सहेलियाँ उनके घर आती है, शुरू हो जाता है बेइज्जती का बाजार। अरे बहू, तेरी सहेलियाँ आई है, बैठो बेटा, मैं ज़रा टीवी यूनिट की लाइट ऑन कर दूँ। बहू ने बहुत कुछ नया करवाया है ना। ओह माय गॉड, ये घर है कि चाट का स्टॉल? इस तरह कौन इतने पुराने ज़माने की दिवाली की लाइट्स को अपने टीवी पर लगाता है श्रेया? हद हो गई। अच्छा, ये सब तेरा पर्सनल सामान है? मुझे तो लगा तूने ये सब बेचने के लिए रखा है। ये तेरा नया स्टार्टअप है क्या? वरना इतनी सी जगह में इतने बड़े साइज का सोफा कौन रखता है? कौन सा तू अपने घर से किसी की शादी करवा रही है? 50 लोगों की बैठने जितना सामान लगवा लिया तूने, और आता तो तेरे घर पर एक कबूतर नहीं है। तूने पहले बताया होता कि इतना कुछ खरीदा है तो मुझे जो भागा दौड़ी करनी पड़ी ना, मैं ना करती। मेरी भतीजी की शादी थी ना, बेकार में मुझे सोफ़ा सेट रेंट पर मंगवाना पड़ा, तेरे घर से ही ले जाती। डाइनिंग टेबल ये तूने सही किया श्रेया, यहीं खाना खाओ, यहीं ट्रेडमिल पर भागकर पतली हो जाओ। जब मन ना लगे तो ये लाइट्स ऑन कर लो और चाट खा लो। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, ज़रा मेरी बहू का कमरा जाकर देखो, उसे देखकर तुम्हें समझ में आएगा स्टैंडर्ड क्या होता है। और जानबूझकर मानसी श्रेया की सहेलियों को कमरे में ले जाती है, जहाँ जाते ही दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा विंडचिम शिल्पा के सर से टकरा जाता है। हाय मेरा सर, कोई कोना तो छोड़ देती यार तू। इतना हैवी विंडचिम तो बिल्डिंग के बाहर लगता है, कमरे के बाहर नहीं। गवार की गवार रहेगी तू।
लगता है प्रिया की बोली हुई बात तुझे चुप गई। तूने उसे गलत प्रूव करने के लिए बेमतलब का सामान अपने घर में भर लिया। अरे बहन, ये तूने एक कमरे में 3-3 साइड सीटिंग क्यों बना ली? 3 खिड़कियां हैं तो 3 साइड सीटिंग। तुम 2 लोग कहाँ कहाँ बैठोगे? और इस कमरे में ज़मीन तो छोड़ी ही नहीं तूने, तो बिस्तर पर चढ़ती कैसे? और नीचे इतने अलग अलग रंग के कारपेट क्यों लगा रखे? ओह माय गॉड, सो क्लासलेस। यार तुम लोग बाहर आ जाओ, कमरे में तुम दोनों के जाने के बाद मेरे घुसने की जगह ही नहीं बची। भाई तो तू सोच, तेरे पिछले किसी जन्म के पुण्य आगे आ गए, इसीलिए तो बाहर है, वरना अंदर आती तो दाम घुट जाता तेरा। श्रेया को इतना कुछ सुनाकर उसकी सहेलियां वापस चली जाती हैं। अपनी सहेलियों के ताने सुनने के बाद श्रेया एक कोने में जाकर बैठ जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कितने ताने मिले मुझे मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मैं किसी काम की नहीं हूँ। चल बहू, कोई बात नहीं, हो गई तुझसे गलती, तू भी तो बच्ची है। कल ये सब हटवा देना, उदास मत हो, देर आए दुरुस्त आए। अगली सुबह मानसी बड़े आराम से बैठी थी। आखिरकार उसे उसका घर वापस से खाली होने का इंतज़ार था। और जैसे ही मानसी अपने कमरे से बाहर आती है, श्रेया कहती है, ससुराल मेरा छोटा पड़ गया नहीं मम्मी जी? वही तो, और सामान रखने की जगह ना हो तो घर ना चिड़ियाघर ही लगने लगता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना हमारे बगल वाला फ्लैट जो खाली पड़ा है ना, हम खरीद ले और ये दोनों फ्लैटों को ना आपस में मिला लेंगे, तब हमारा फ्लैट कितना बड़ा हो जाएगा नहीं? फिर ये सारा सामान उसमें आराम से आ जाएगा और फिर ना मैं उसमें एक और भी ऐड कर पाऊंगी। अरे अब तो छोड़ दे। शर्मा परिवार का मुखिया रमाकांत था। रमाकांत अपनी पत्नी शांति और बेटे विमल के साथ रहा करता था। विमल की शादी किरण से होने वाली थी। ए जी सुनते हो? नहीं, नहीं सुनता हूँ, बहरा हूँ। यही तो चाहती हो ना तुम? ओहो, आप भी ना। मैं कह रही हूँ कि मेरी बात सुनिए ना। आप तो बिना बात के बस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या सुनो तुम्हारी बात? ऐसे कौन सी काम की बात करती हो तुम? बस यही काम थोड़ी है, और भी ज़रूरी काम है मेरे पास। अरे पापा सुन तो लो मम्मी क्या कह रही है, क्या पता ज़रूरी काम हो। सुनाओ, क्या बात है? बोलो, मुंह दिया है तब बोलो भी। अरे वो मैं ये कह रही थी कि अब शादी में ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो चलो ना मार्केट साथ में शॉपिंग कर लेते हैं। आप भी तो देख लो क्या क्या सामान लेना है, आपकी पसंद भी तो ज़रूरी है ना। ले सुन ले अपनी माँ की काम की बात। शांति, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं शादी की शॉपिंग करने जाऊंगा? मैं औरत दिख रहा हूं क्या तुम्हें? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, या फिर बोलने से ही मतलब है? अरे पर क्या पर? अपने पति को सबके सामने बेइज्जत करना चाहती हो? देखो, मेरा पति औरतों की तरह दुल्हन के गहने और कपड़ा लत्ता लेने जाता है। मेरा पति औरतों वाले काम करता है। तेरी तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो इज्जत है इस समाज में। मैं ये सब काम नहीं करने वाला। अरे शॉपिंग करने से कौन सी इज्जत कम हो जाती है भला? हाँ, हो जाती है इज्जत कम। कान खोल कर सुन लो, मुझसे नहीं होंगे ये औरतों वाले काम। जाओ अकेले शॉपिंग करने, मेरा दिमाग मत खाओ। इन लुगाइयों को और कुछ काम है नहीं, आदमियों का दिमाग खाने चली आती है। रमाकांत विमल को भी उसके साथ नहीं जाने देता। शांति बेचारी अकेले जाकर पूरी शॉपिंग करके आती है और पूरा दिन शॉपिंग करके वापस घर आती है। तब रमाकांत को शॉपिंग का सामान दिखाती है। मैं आ गई, आइए देख लीजिए क्या क्या लाई हूँ। बेटे की शादी है तो इतनी शॉपिंग करना तो बनता ही है, आखिर अब मैं सास बनने वाली जो हूँ। मर्द का काम होता है पैसे देना, ये सब देखना नहीं। जो लाई हो ठीक है, या औरतों के सामान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। लाओ माँ मुझे दिखा दो, मेरी शादी है मैं तो देखूंगा ही, आखिर मेरी माँ इतनी मेहनत जो करी है मेरे लिए। हाँ बेटा देख ले, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। उम्मीद है उसको सब पसंद आएगा। माँ आप इतनी मेहनत और प्यार से इतनी शॉपिंग कर रही हो, पसंद तो आएगा ही। विमल, तुम मेरे साथ चलो, इससे ज़्यादा ज़रूरी और भी काम है। अपनी माँ को उसके काम करने दे। हाँ पापा आप चलो, मैं बस अभी आया। माँ मेरे लिए भी तो शॉपिंग करके आई है, मैं तो अपना सामान देख कर ही आऊँगा। शांति को खुश करने के लिए विमल सारी चीज़ें निकाल कर देखता है और उनकी बहुत तारीफ करता है। कुछ दिन और गुजरते हैं और शादी का समय काफ़ी करीब आ जाता है। रमाकांत के घर मेहमान आने लगते हैं।
ए जी, घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, मैं तब से बस काम ही किए जा रही हूँ। मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना, मैं अकेले सब कितना करूँगी। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो मेरी बहू आ जाएगी मेरा हाथ बांटने के लिए। अभी के लिए आप थोड़ी सी मदद कर दो ना। तुमने आज से पहले मुझे कभी घर के काम करते देखा है जो अब मैं करूँगा? वो भी इतने मेहमानों के सामने। मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे कि रमाकांत तो जोरू का गुलाम है। नहीं नहीं, ये सब काम तुम अकेले ही करो। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे घर में और कोई है भी नहीं, मैं किससे कहूँ। विमल की तो शादी है, अब उससे तो काम करवाऊंगी नहीं, और अकेले मुझसे ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। इतनी औरतें आई है, इनसे बोलो काम करवाए। ये क्या बस चुगलियां करने आई हैं? शादी वाले घर में आई ये तो काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ क्या ये सारी औरतें आराम करने आई है? औरतों का एक ही काम है कि वो अपना किचन अच्छे से संभाले। ठीक है, आपको नहीं करना तो रहने दो, मैं मेहमानों से नहीं कहने वाली। आपका क्या ज्ञान देकर चले जाओगे? बाकी सब तो मुझे ही बाद में बोलेंगी कि घर बुलाकर मैंने सभी मेहमानों से काम करवाया। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही सारे काम कर लूँ। हाँ तो सही है, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ आराम करने। यही बात तुम्हें मैं पहले भी कह रहा था कि तुम अपना काम खुद कर लो। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना आप। शादी होते होते शांति थक कर चूर हो जाती है, लेकिन मजबूरन सब उसे ही करना पड़ता है और वक्त में शादी हो जाती है। शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है तो शांति कहती है, कितनी प्यारी बहू लाई हूँ मैं, एकदम चांद का टुकड़ा है, नज़र ना लग जाए। आखिर पसंद किसकी है? मैंने ही पसंद किया है ये चांद का टुकड़ा। अच्छा, रिश्ता किसने बताया था? मैं रिश्ता ही ना बताती तो तू पसंद कैसे करता? ठीक है बाबा, आप जीती, मैं आ रहा। आप ही लाई हो अपनी प्यारी बहू, अब तो खुश हो ना आप? शुरू के कुछ दिन तो सही निकल जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन जब किरण खाना बनाती है तो वो देखकर विमल कहता है, आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, फटाफट परोस दो फिर खाते हैं। हाँ ये लो, खाकर बताओ कैसा बना है। अरे मैं अचार लाना तो भूल ही गई, ज़रा ले आओ तो अचार। कहाँ रखा है बता दो, मैं अभी ले आता हूँ, तुम बस जल्दी से खाना परोस दो। किचन में, फ्रिज के पास रखा है। विमल जाता है और किचन से अचार लेकर आता है, पर उसको ऐसा करते हुए रमाकांत देख लेता है और चिल्लाने लगता है, आज किचन में घुस गए, कल रोटियां भी बनाने लगोगे। यही देखना बाकी है अब इस घर में। इस घर के आदमी अब किचन में ही नजर आएंगे। क्या पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या के बच्चे, तुझे इतनी सी बात नहीं पता कि किचन औरतों की जगह है, मर्दों की नहीं? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे किसने कहा किचन में जाने को? पिताजी वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बेटे से कर रहा हूँ। मर्दों के बीच में औरतों को नहीं बोलना चाहिए। घर वालों ने इतनी सी बात भी नहीं सिखाई। आज के बाद बीच में मत बोलना। अब तुम इस घर की बहू हो तो बहू के जैसे रहो। अरे पापा, मैं तो बस अचार लेने गया था, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? मुझे भूख लग रही थी तो मैंने किरण को खाना निकालने को कहा और इसलिए मैं खुद किचन में गया था अचार लेने। मुझे फालतू की बहस नहीं करनी। दोबारा किचन में मत दिख जाना बस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किरण अपने ससुर की ऐसी रूढ़िवादी सोच देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। बहू, शाम के लिए सब्जी नहीं है, ले आना जाकर। अच्छा माँ जी, आप आराम करिए। किरण तुरंत ही विमल को फ़ोन करके कहती है, सुनते हो, आपसे ना एक काम था। बोलिए मोहतरमा जी। क्या आप ऑफिस से आते वक्त सब्जी ला सकते हैं? मैं ले तो आती, पर घर का काम करते करते बहुत थक गई हूँ। आप ले आएंगे ना? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लेता आऊँगा। किरण के कहने के बाद शाम में विमल सब्जी लेकर आता है, लेकिन उसको आते हुए रमाकांत देख लेता है। क्या ले आए बेटा? आलू, मटर, प्याज और हरी मिर्च लाया हूँ। मार्केट में सब्जियों का भाव तो आसमान छू रहा है। वैसे मैं सब ले आया, कुछ और लाना था क्या? हाँ, और चूड़ियाँ लेकर आया कि नहीं? चूड़ियाँ? चूड़ियाँ क्यों? किरण ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अरे चूड़ियाँ तुम्हारे पहनने के लिए। अब औरतों वाले सारे काम कर रहे हो तो चूड़ियाँ तो पहनोगे ना, ऐसे खाली हाथ अच्छे थोड़ी ना लगता है। पापा मैं तो बस। चुप कर, जब देखो तब औरतों वाले काम करने में लगा रहता है। मुझे पहले पता होता कि तुझे इतना शौक है ये सब करने का तो बहू को घर ना लाता, बल्कि तुझे उल्टा जमाई बनाकर भेज देता। नाक कटा दिए मेरी। जाने दीजिए ना, हो गई इससे गलती, आगे से नहीं करेगा। बेचारा मदद करने की कोशिश तो कर रहा था। आप गुस्सा मत करिए, मैं बात करती हूँ उससे। या इसी के लायक है
इसे अपनी साड़ी दे दो, ये वो पहन कर घर के काम करेगा। इसी के तो लायक है तुम्हारा सुपुत्र। विमल ऐसी बातें सुनकर रुआंसा हो जाता है, पर रमाकांत उसे ये सब सुनाकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ, ये पापा को क्या हो जाता है? इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी जो पापा ने इतना उल्टा सीधा सुना दिया। हाँ माँ जी, ये तो बस मेरी मदद के लिए सब्जियां लेकर आए थे। इसमें ऐसा कौन सा पाप हो गया जो पापा जी इतना गुस्सा हो गए? बहू, तुम्हारे ससुर का गुस्सा थोड़ा तेज है। मैं उनसे बात करूंगी, अब तुम दोनों जाओ। अगले ही दिन रमाकांत के पास उसकी बहन के ससुराल से फोन आता है, जिसे सुनकर रमाकांत सभी से कहता है, विमल, तुम्हारी बुआ के घर से फोन आया है। उनका एक्सीडेंट हो गया है। न जाने कैसे हो गया ये सब। अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक ये कैसे हो गया। पता नहीं तेरी बुआ कैसी है। अरे तो चलिए उन्हें देख कर आते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। चारों लोग जाकर विमल की बुआ को देख कर आते हैं, जहां उन सभी को पता चलता है कि विमल की बुआ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, मेरी नानद को जल्दी से ठीक कर दे। ये सब अचानक क्या हो गया? मम्मी, बुआ ठीक तो हो जाएगी ना? आपको पता है वो मेरी फेवरेट बुआ है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बुआ जी को। आप सभी बस अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। हाँ, और रोले, दहाड़े मार कर रोले। टिश्यू लाकर दूं क्या? आंसू पोछेगा? मर्दों को रोना शोभा नहीं देता। रोना ये सब औरतों का काम है। मर्द हर मुश्किल में मजबूत पहाड़ की तरह खड़ा रहता है, ना कि तेरी तरह हर बात पे रोने लगता है। आपको बुरा नहीं लग रहा कि बुआ की ये हालत है? पापा, आपका दिल क्या पत्थर का हो गया है जो आपको बुआ की हालत दिखाई नहीं दे रही है? बुरा लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि औरतों की तरह रोने बैठ जाऊंगा। मर्द इतने कमजोर नहीं होते। बात बात पर रोना औरतों का काम है। सॉरी कि मुझ में भावना है। भावनाएं सब में होती है, पर जो भावनाओं पर काबू करता है वही मर्द होता है। औरतों की तरह भा भा करके रोने वाला मर्द नहीं होता। ये बोलकर रमाकांत वहां से चला जाता है। शांति और किरण विमल को दिलासा देती हैं। आप फिक्र मत करिए, बुआ जी ठीक हो जाएंगी। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ी देर अंताक्षरी खेलें, उससे ना आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं, इस वक्त मेरा मन अच्छा नहीं है। बहुत सही कह रही है बेटा, उस बारे में सोचता रहेगा तो और बुरा लगेगा। चल मैं भी खेलूंगी। हाँ, और तू देख लियो, तेरी बुआ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो लोग अपना गम भुलाने के लिए अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं, पर तभी रमाकांत वहां वापस आ जाता है। अगर बुरा लग रहा था तो लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता, वीडियो गेम खेल लेता या सो जाता, पर नहीं, जनानियों वाले खेल खेलने बैठ गया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का। अब आपको इसमें भी दिक्कत है पापा? आपको तो मेरे हर काम से दिक्कत है। ऐसा मैं क्या ही करने लगा हूं पापा जो आपको इतनी दिक्कत होने लगी है मुझसे? मर्द होकर औरतों वाले काम करेगा तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? अरे जाने दीजिए ना, क्यों आप। देखिए अभी हम सब अस्पताल में हैं, यहाँ लड़ाई मत करो, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, चुप रहो तुम। और अगर कोई राय देनी है तो अपने बेटे को दो कि ये सारी हरकतें छोड़ दे। ये सब सुनकर किरण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब पानी सर से ऊपर निकलता जा रहा है। ससुर जी का मेल ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। किरण अपने ससुर जी को सही रास्ते पर लाने का एक प्लान सोचती है और शांति और विमल को भी इस बारे में बताती है। तुम्हें लगता है ये प्लान पापा पर काम करेगा? और अगर कुछ भी गलत हुआ तो पापा हम सभी को घर से बाहर कर देंगे। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, पापा जी की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। तुमने सही कहा बहू, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता। मैंने उनके इस रवैये को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया है, पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी करो। प्लान के मुताबिक किरण प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है और अपने मायके चली जाती है।
माँ जी, मुझे यहाँ आराम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब तो सीधे आपका पोता लेकर ही आऊँगी, तब तक आप ही घर संभालो। ठीक है बेटा, तू जा, मैं तुझसे मिलने आती रहूँगी। अपना ध्यान रखना। हाँ। किरण चली जाती है। उसके जाने के 2 ही दिन बाद शांति बीमार होने का नाटक करने लगती है और बिस्तर में सो जाती है। क्या हो गया तुम्हें शांति, ठीक हो ना? मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, बहुत घबराहट हो रही है। लगता है मेरे दिन नज़दीक आ गए, भगवान मुझे बुला रहा है। ओहो, तुम बिना ये कैसे बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। आप मम्मी के पास बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। विमल डॉक्टर को बुला कर लाता है, लेकिन उनको रास्ते में सारी बात समझा देता है। इनका हाल तो काफ़ी ख़राब है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इनको खिला दीजिएगा और बिस्तर से बिल्कुल उठने मत दीजिएगा क्योंकि इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। कितना आराम डॉक्टर? कम से कम 1 महीना। क्या कहा, 1 महीना? चौंकिए मत, इस 1 महीने में अगर इन्होंने सही से आराम नहीं किया तो आप इनको लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और इनको बाहर का खाना मत खिलाइएगा वरना इनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब घर में कोई काम करने वाला बचा ही नहीं था, तो भला घर का खाना कैसे बनता? बेटा विमल, तुझे चावल बनाना तो आता है ना, तो बना ले। नहीं पापा, अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। मर्दों को ये सारे काम नहीं करने चाहिए। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा पापा। अच्छा, तो कोई खाना बनाने वाली ढूंढ ला। आजकल काम करने वाली कहाँ मिलती है पापा? हमारे पड़ोसी तो खुद कितने महीनों से ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिली तो मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे भूख लग रही है। रमाकांत से शांति की ये हालत देखी नहीं जाती और वो खुद एक किचन में घुस जाता है और इंटरनेट पर वीडियो देखकर दाल बनाने लगता है। शांति और विमल ये देखकर बहुत खुश होते हैं। देख रही हो मम्मी, किरण का प्लान काम कर रहा है। हाँ, उसे भी फ़ोन करके बता दे। 2 दिन गुजर जाते हैं और इन 2 दिनों में रमाकांत शांति की काफ़ी सेवा करता है। अरे शांति बहन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो मैं दौड़ी चली आई। भगवान जल्दी से तुम्हें ठीक कर दे। घर में मेहमानों के आने से रमाकांत बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी बेइज्जती होगी। लेकिन तभी एक औरत कहती है, रमाकांत भाई साहब, तुम्हें खाना बनाकर खिला रहे? क्या बात है, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। भगवान ऐसा पति सबको दे। हाँ बहन, तुमने सही कहा। मुझे तो शांति बहन से जलन हो रही है। हमें रमाकांत भाई से कुछ सीखना चाहिए। रमाकांत तो उनकी बातें सुनकर हैरान होता है। पापा, आप तो कह रहे थे कि औरतों वाले काम करने से बेइज्जती होती है, पर यहाँ तो आपको इज्जत मिल रही है। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि... हैरानी वाली बात नहीं है पिताजी। मिल बांट कर काम करने वालों को और एक दूसरे की मदद करने वालों को हमेशा समाज में इज्जत ही मिलती है। अरे बहू, तुम यहाँ... बहू आपके बदलने का इंतज़ार कर रही थी। आप में बदलाव आया तो वो भी आ गई। कैसा बदलाव? यही बदलाव जिसने आज आपको समझाया कि औरतों वाले काम करना इज्जत की बात है, ना कि बेइज्जती की। अरे तुम उठ क्यों रही हो? लेटी रहो। मैं ठीक हूँ। आपके बदलते ही मेरी तबीयत भी बदल गई। इसी बात पर चाय हो जाए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको बहू, तुम तो अभी आई हो, बैठो आराम से, मैं बनाता हूँ चाय। क्या क्या क्या? अब ऐसा करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। रमाकांत अब पूरी तरह बदल चुका था और उसके बाद से वो लोग खुशी खुशी